राष्ट्रवाद, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है मन में? शायद तिरंगा लहरा रहा हो, 26 जनवरी की परेड चल रही हो या सरहद पर खड़ा कोई जवान। लेकिन क्या राष्ट्रवाद सिर्फ यहीं तक सीमित है? आज हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद असल में एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो इन झंडों और नारों से कई ज्यादा गहरी है। चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा अदृश्य धागा है जो करोड़ों अनजान लोगों को एक साथ बांधकर एक राष्ट्र होने का एहसास कराता है? हाँ बिल्कुल, देशभक्ति का जज्बा, हमारे तिरंगे का सम्मान, गणतंत्र दिवस की परेड का गौरव, ये सब राष्ट्रवाद के बहुत शक्तिशाली प्रतीक हैं और ये ज़रूरी भी हैं। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी तो इसके और भी गहरे में छिपी हुई है। देखिए, राष्ट्रवाद सिर्फ एक एहसास या भावना नहीं है, ये इतिहास को बदलने वाली, दुनिया के नक्शे को बदलने वाली एक जबरदस्त ताकत है। एक ऐसी शक्ति जिसने नए देश बनाए भी हैं और पुराने साम्राज्यों को मिटा भी दिया है। और ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। पिछले 200 सालों में इसी राष्ट्रवाद ने लोगों को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। इसी ने देशों को आज़ादी दिलाई है और इसी ने भयानक युद्धों का जन्म भी दिया है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए तो इसकी ताकत का अंदाज़ा होगा। 19वीं सदी में इसी सोच ने जर्मनी और इटली को एक किया। फिर पहले विश्व युद्ध के बाद इसी ने ऑस्ट्रो हंगेरियन और रूसी जैसे विशाल साम्राज्यों को बिखेर दिया। और 20वीं सदी में इसी राष्ट्रवाद की लौ ने एशिया और अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई को हवा दी। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ इतिहास की बातें हैं। आज भी दुनिया भर में, कनाडा में क्यूबेक से लेकर स्पेन में बास्क तक और तुर्की और इराक में कर्द से लेकर श्रीलंका में तमिल तक अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान के लिए आंदोलन चल रहे हैं। मतलब राष्ट्रवाद आज भी एक बहुत ही ताकतवर विचार है। तो हमने ये तो देख लिया कि राष्ट्रवाद कितना शक्तिशाली है, पर अब बुनियादी सवाल पर आते हैं। ये राष्ट्र जिसके लिए ये सब होता है, वो आखिर है क्या चीज़? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक राष्ट्र कोई परिवार या गांव नहीं है जहां सब एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। ये तो करोड़ों लोगों का एक ऐसा समुदाय है जिनमें से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, फिर भी उनके बीच एक गहरा अनदेखा जुड़ाव होता है। इसी अनदेखे जुड़ाव को विद्वान एक नाम देते हैं, काल्पनिक समुदाय या इमेजिन्ड कम्युनिटी। अब यहाँ काल्पनिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्र नकली है, नहीं। इसका मतलब है कि राष्ट्र का अस्तित्व हमारे दिमाग में, हमारी साझा कल्पना में है। ये एक साझा पहचान और एक साझे भविष्य की कल्पना है जो हम सब मिलकर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो काल्पनिक समुदाय है, ये बनता कैसे है? कौन सी वो चीजें हैं जो करोड़ों लोगों के मन में इस कल्पना को हकीकत बनाती हैं? असल में ये 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। ये 4 स्तंभ हैं: साझा विश्वास, साझा इतिहास, एक साझा जमीन और साझा राजनीतिक आदर्श। चलिए अब एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है साझा विश्वास। देखिए, एक राष्ट्र एक टीम की तरह होता है। एक टीम तब बनती है जब उसके खिलाड़ी मैं नहीं हम की तरह सोचते हैं। ठीक उसी तरह जब करोड़ों लोग ये मानने लगते हैं कि वो एक हैं, तब एक राष्ट्र का जन्म होता है। दूसरा स्तंभ है एक साझा इतिहास। हर राष्ट्र की अपनी कहानियां होती हैं, अपने नायक होते हैं, अपनी जीत और हार की साझा यादें होती हैं। यही वो ऐतिहासिक धागा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और बताता है कि हम कहाँ से आए हैं। इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने लिखा, भारत पर एक अद्भुत एकता की छाप रही है जिसने हमें एक साथ बांधा है और हमें हजारों वर्षों की निरंतरता दी है। तीसरा स्तंभ है एक साझा जमीन, हमारी मातृभूमि। ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं है, ये वो मिट्टी है जिससे एक गहरा भावनात्मक रिश्ता होता है, जिसे कोई अपनी माँ मानता है, कोई पवित्र भूमि। और चौथा स्तंभ, जो आज के ज़माने में बहुत अहम हो गया है, वो है साझा राजनीतिक आदर्श। आज के राष्ट्र सिर्फ इतिहास या जमीन से ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र, न्याय और बराबरी जैसे ऊंचे आदर्शों और उसूलों से भी बनते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो तय करते हैं कि हम सब एक साथ कैसे रहेंगे। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। यहाँ हमें 2 शब्दों का फर्क समझना होगा जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर है बहुत अलग: एकता और एकरूपता।
और यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। जब राष्ट्रवाद का मतलब एकता की जगह एक रूपता हो जाता है, यानी सबको एक भाषा बोलनी होगी, एक ही धर्म मानना होगा, एक ही संस्कृति अपनानी होगी, तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ये फिर लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करता है। तो फर्क साफ है। एक तरफ है सांस्कृतिक एकरूपता, जो कहती है कि सबको एक जैसा होना पड़ेगा, जो अलग है उसे दबा दो। और दूसरी तरफ है राजनीतिक एकता, जो कहती है कि हमारी भाषाएं, हमारे धर्म, हमारी संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हम आज़ादी और बराबरी जैसे साझा उसूलों पर एक साथ खड़े हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि अगर एक राष्ट्र हमारी साझा कल्पना में बसता है, तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो इस कल्पना को, इस एहसास को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती है? सोचिएगा जरूर। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हर कल्चर का, हर सांस्कृतिक समूह का अपना एक अलग देश होना चाहिए? ये विचार सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? पर क्या ये वाकई एक खूबसूरत सपना है, या फिर ये एक भयानक दुस्वप्न भी बन सकता है? अच्छा, इस पूरे बहस को ठीक से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत जरूरी है, और वो है आत्मनिर्णय का अधिकार। चलिए जानते हैं कि इसका असली मतलब आखिर है क्या। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सीधा साधा मतलब यह है कि कोई भी राष्ट्र, मतलब लोगों का ऐसा समूह जो खुद को एक अलग पहचान वाला मानता है, वो ये दावा कर सकता है कि भाई हमें अपना शासन खुद चलाने का हक है, वो अपना भविष्य खुद तय करना चाहते हैं और एक आज़ाद देश बनाना चाहते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये राष्ट्र या नेशन आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ लोगों की एक भीड़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक राष्ट्र की नींव में बहुत कुछ होता है। एक साझा इतिहास, एक जैसी पहचान जो उन्हें आपस में जोड़ती है, अपनी जमीन से, अपने क्षेत्र से एक गहरा लगाव, और वो साझा विश्वास और आदर्श जो करोड़ों लोगों को एक धागे में पिरोकर रखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जब ये आइडिया किताबों से निकलकर असल दुनिया में आया तो इसका नतीजा क्या हुआ। और यकीन मानिए, इसका इतिहास सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि खून से भी लिखा गया है। 19वीं और 20वीं सदी में यूरोप में ये विचार एक जुनून की तरह फैल गया कि एक संस्कृति का एक ही देश होना चाहिए। ये एक ऐसा राजनीतिक लक्ष्य था जिसने पूरे महाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वर्साई की संधि। पहले विश्व युद्ध के बाद हुई थी ये। वादा तो बड़ा अच्छा था कि राष्ट्रों को आज़ादी मिलेगी और हर संस्कृति के आधार पर नए देश बनेंगे, लेकिन हकीकत बहुत ही भयानक थी। लाखों करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, जबरदस्त हिंसा हुई, और जो नए देश बने ना, उनके अंदर ही नए अल्पसंख्यक समूह पैदा हो गए। मतलब समस्या खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया। इस पूरी उलझन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक असल दुनिया का उदाहरण लेते हैं। स्पेन में जो बास्क लोग रहते हैं, वो एक अलग देश क्यों चाहते हैं? आखिर क्या है उनकी कहानी? इसके पीछे सदियों का इतिहास छिपा है। बास्क लोगों की अपनी अलग भाषा है, अपनी एक अनोखी संस्कृति है। सोचिए, उनकी राजनीतिक परंपराएं रोमन काल से चली आ रही हैं। लेकिन हुआ क्या? स्पेन के शासकों ने उनकी स्वायत्तता, उनकी आज़ादी छीन ली, और फ्रैंको की तानाशाही में तो हद हो गई। उनकी भाषा बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। यही वो गहरे जख्म हैं जो उनकी अलग राष्ट्र की मांग को आज भी हवा देते हैं। तो बास्क का ये उदाहरण हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे आत्मनिर्णय का अधिकार गहरे संघर्षों को जन्म दे सकता है, और ये एक बहुत बड़ी बहस छेड़ देता है कि आखिर किसी संस्कृति की रक्षा की कैसे जाए। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और जानते हैं कि कैसे राष्ट्रवाद का इस्तेमाल एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही पॉजिटिव मकसद के लिए भी किया गया। एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद ने एक बिल्कुल अलग भूमिका निभाई। यहाँ ये एक हथियार बना विदेशी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ। लोगों ने इसी राष्ट्रवाद का इस्तेमाल अपनी आज़ादी, अपने सम्मान और न्याय की मांग के लिए किया। ये अपनी स्थानीय संस्कृति को बचाने का भी एक जरिया बना। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि आज़ादी कोई जादुई छड़ी नहीं थी। आज़ादी मिलने के बाद भी कई देशों के बीच सीमाओं को लेकर जंग छिड़ी, और देशों के अंदर ही अलग अलग जातीय समूहों के बीच हिंसा की आग भी भड़की। तो अब हम इस एक संस्कृति एक राज्य वाले मॉडल की सबसे गहरी और सबसे जरूरी आलोचना पर आते हैं। और इस आलोचना को महान विचारक रविंद्रनाथ टैगोर के इस एक विचार से बेहतर कौन समझा सकता है। उन्होंने कहा था,
देशभक्ति हमारी अंतिम आध्यात्मिक शरणस्थली नहीं हो सकती। मेरी शरणस्थली मानवता है। कितनी गहरी बात है ना? तो टैगोर को ये डर क्यों था? उनका मानना था कि जब राष्ट्रवाद पर अंधापन छा जाता है ना, तो ये दिलों में नफरत भर देता है। यह हमें सिखाता है कि दूसरी संस्कृतियों को छोटा समझो, उन्हें रिजेक्ट करो। और धीरे धीरे यही सोच इतनी आक्रामक हो जाती है कि वो दूसरों को बाहर निकालने की बात करने लगती है। और ये तो इंसानियत के ही खिलाफ है। तो अगर हर संस्कृति के लिए एक अलग देश बनाना कोई जवाब नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर बहुलवाद का यानी प्लूरलिज्म का खूबसूरत विचार सामने आता है। असली समाधान शायद ये नहीं है कि हम दुनिया का नक्शा बदलते रहें, नए नए देश बनाते रहें, बल्कि बेहतर समाधान ये है कि हम अपने मौजूदा देशों को ही और ज्यादा लोकतांत्रिक और ज्यादा इंक्लूसिव बनाएं। एक ऐसा घर बनाएं जहां हर संस्कृति को सम्मान और अपनी जगह मिले। और जब हम इसकी बात करते हैं, तो भारत का संविधान इसका एक शानदार उदाहरण है। हमारे संविधान ने ये पक्का किया है कि यहाँ भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक हर तरह के अल्पसंख्यक समूहों को सुरक्षा मिले, उनके अधिकार सुरक्षित रहें। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक देश में कई पहचानें एक साथ पूरे सम्मान के साथ रह सकती हैं। तो आखिर में हम सब इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, कोई भी देश एक ही समय पर मजबूत भी कैसे हो और अपनी डाइवर्सिटी, अपनी विविधता का जश्न भी कैसे मनाए? सच कहूं तो यही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है और शायद सबसे बड़ा मौका भी, जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन से कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो जानकारी है, ये न सिर्फ आपके लिए बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि सच में गहराई से समझना चाहते हैं। आपका एक शेयर हो सकता है किसी और स्टूडेंट का कोई बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो पढ़ते रहिए और समझते रहिए।